अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत में बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए और न ही पीने के पानी की किल्लत होनी चाहिए। आज इस सिलसिले में उन्होंने एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और कहा कि पूरी मनसूबाबंदी के साथ काम किया जाए। उन्होंने ओहदेदारों को मुतनब्बा किया कि रियासत में पीने के पानी की किल्लत के बगैर बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दामात किए जाए। खुश्क मौसम की वजह से रियासत में बिजली की मांग में इजाफा हुआ है और मुनासिब बिजली फराहम करने के लिए उन्होंने ओहदेदारों को तैयार रहने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि तलब को पूरा करने के लिए वाफर बिजली दस्तयाब है और बिजली बंद होने की शिकायत से बचने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। जहां भी कोई मसला दरपेश हो उसे फौरी हल करने का उन्होंने मशवरा दिया। बिजली की मांग में दिन ब दिन इजाफे के पेश नज़र वज़ीर आला ने रियासत में दस्तयाब बिजली की ज़रूरियात के बारे में अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि रियासत में बिजली की फराहमी ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वज़ीर आला ने इस बात को सराहा कि मार्च में तलब में इतना इजाफा हुआ है जितना पहले कभी नहीं हुआ था और डिस्कॉम्स ने ज़्यादा मांग के बावजूद बगैर कटौती के बिजली फराहम करने में मौसर रोल अदा किया। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जी विजयलक्ष्मी ने हफ्ते को हुक्मरान कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। उनका चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने खैर मकदम किया। विजयलक्ष्मी सेक्रेटरी जनरल BRS पर रुकने राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव की दुख्तर है, जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है। केशव राव ने जुमे को रेवंत रेड्डी, दीपा दास मुंशी और दूसरे कायदीन से मुलाकात की थी। कांग्रेस में मेयर ग्रेटर हैदराबाद की शमूलियत को अहमियत दी जा रही है, जहां असेंबली इंतखाबात में ग्रेटर हैदराबाद में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती थी। 2020 में मुनक़िदा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में BRS 150 वार्ड्स के मिन जुमला 55 वार्ड्स पर कामयाबी हासिल करते हुए बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। MIM को 44 और BJP को 48 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस ने सिर्फ 2 वार्ड्स पर ही कामयाबी हासिल की थी। बंजारा हिल्स डिवीजन से कॉरपोरेटर की हैसियत से मुंतखब होने वाली विजयलक्ष्मी अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद पहली खातून मेयर मुंतखब की गई थी। कांग्रेस में अपनी शमूलियत के फैसले की मुदाफ़ियत करते हुए उन्होंने कहा कि मेयर अगर हुक्मरान पार्टी के साथ रहेंगे तो पुरसुकून अंदाज में तरक्की को यकीनी बनाया जा सकेगा। 55 साल तक कांग्रेस के साथ रहने वाले केशव राव ने 2013 में BRS में शमूलियत अख्तियार की थी और उन्हें 2 मरतबा राज्यसभा का रुकन भी बनाया गया था। उन्होंने कांग्रेस में अपनी वापसी के फैसले के ताल्लुक से सदर BRS और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को पहले ही बता दिया है। वज़ीर सिविल सप्लाईज व आबपाशी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में आने वाले लोकसभा इंतखाबात में कम से कम 13 से 14 सीटों पर भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करेगी। हफ्ते के रोज़ वो हुजूरनगर के मुट्टमपल्ली में नलगुंडा पार्लिमानी हल्के इंतखाब की तैयारी के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस इजलास में हुजूरनगर, कोडाट, सूर्यापेट, मिरियालगुड़ा, देवरकुंडा, नागार्जुना सागर और नलगुंडा के असम्बली हलकों से 10,000 से ज़ायद कांग्रेस कारकुनों ने शिरकत की और इस इजलास से कई सरकर्दा कायदीन बशमूल AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी, वुज़रा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, तुमला नागेश्वर राव ने खिताब किया। साबिक कायदे अपोजिशन के जाना रेड्डी, नलगुंडा के उम्मीदवार के रघुवीर रेड्डी और दीगर कायदीन ने भी इस इजलास से खिताब किया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि उन्होंने 2019 के इंतखाबात में नलगुंडा के MP के तौर पर कामयाबी हासिल की थी और दिसंबर 2023 में वज़ीर बनने तक इस सीट की नुमाइंदगी की थी। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस आइंदा लोकसभा इंतखाबात में न सिर्फ इस सीट को बरकरार रखेगी बल्कि मुल्क में सबसे ज़्यादा मार्जिन के साथ नलगुंडा की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొన్ని హామీలు ఇచ్చారు. కాజీపేటలో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ
బయ్యారంలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ, అదే విధంగా తెలంగాణకి సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ ఏ హామీలు నిలబెట్టుకోలే. అంతకుముందు యూపీఏ ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన ఐటీఐఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీజియన్ ద్వారా హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి జిల్లాలో 2.5 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి వచ్చేది, 50 లక్షల ఉద్యోగాలు వచ్చే ప్రాజెక్టు బీజేపీ అధికారులు వచ్చిన తర్వాత రద్దు చేసిన విషయాన్ని మనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా దేశ ప్రజలని నరేంద్ర మోదీ బీజేపీ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా మోసం చేసింది. నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా మనం చేస్తున్నా. 2016లో, 2017లో, 2018లో, 2019లో, 2020లో కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తామని చెప్పి పార్లమెంట్ లో హామీ ఇచ్చారు. 2022లో కూడా రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు చేస్తామని చెప్పారు. రెట్టింపు చేయకపోగా రైతుల ఆదాయం నరేంద్ర మోదీ కేసీఆర్ సమయంలో సగానికి పడిపోయింది. అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తా ఉన్నారు. 2 కోట్ల वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने बीआरएस सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दौरे नलगुंडा और किसानों से मुलाकात के प्रोग्रामों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर मौसूफ ने कहा कि 10 साल के दौरान बीआरएस हुकूमत की लापरवाही और तसाहुली की वजह से नलगुंडा जिले के अलावा रियासत के कई अजला खुश्क साली से मुतासिर हो रहे हैं। इसके लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि नलगुंडा जिले के ज़ेरे इल्तिवा आबपाशी प्रोजेक्ट्स को 10 साल में मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस मरतबा मुत्तहदा ज़िले नलगुंडा के खुश्क साली का सामना करना पड़ा है। इसके लिए चंद्रशेखर राव हुकूमत ही जिम्मेदार है। कोमटिरेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव को नलगुंडा ज़िले का दौरा करने का कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है और उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के दौरे करते हुए वो सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि किसान अपनी फसलों के सूख जाने से काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अपने वादे के मुताबिक 100 दिन के अंदर 6 गारंटीज़ को पूरा कर दिया। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में नलगुंडा ज़िले के 2 हलकों से कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। बीजेपी के रुकन असेंबली महेश्वर रेड्डी ने अपने एक सनसनीखेज बयान में कहा कि बीजेपी अगर अपने दरवाजे खोल देती है तो कांग्रेस हुकूमत 48 घंटे भी बरकरार नहीं रहेगी। निर्मल असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले महेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के उस बयान की शदीद मजम्मत की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के 8 अरकान असेंबली कांग्रेस हुकूमत से राब्ते में है। महेश्वर रेड्डी ने वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को इंतबाह दिया कि अगर बीजेपी के किसी एक रुकने असेंबली को छूते भी हैं तो ऐसे में कांग्रेस हुकूमत गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिन जिन सरदकारों और अफराद से रुकूमात वसूल कर रहे हैं उनके पास तमाम तफसीलात मौजूद हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हैदराबाद से वसूल की जाने वाली रकम कांग्रेस पार्टी कौमी सतह की सियासत करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी पर बदनुमानियों और धांधलियों के इल्ज़ाम आयद करने वाले रेवंत रेड्डी अब किस तरह उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया है। మేకపోతు గంభీరం కొద్ది ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలని చెప్పి నిన్న కోమటిరెడ్డి మరి దినంలోనే పోసుకున్నాడో తెలియదు, మధ్య భ్రమించి మాట్లాడుతున్నాడో తెలియదు. 8 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యే టచ్లో ఉన్నారట. అసలు నీ తమ్ముడికి టచ్లో ఉన్నాడో లేదో ముందు తెలుసుకో. నీ తమ్ముడే నీకు టచ్లో లేనట. పాపం తమ్ముడు భార్యకు టికెట్ ఎంపీ టికెట్ ఇస్తాను అది ఇస్తాను ఒప్పుకుంటే నువ్వే అడ్డుపడ్డవట. నీ తమ్ముడికి నీకే లొల్లైతుంటే నీకు వేరే వాళ్ళు ఎందుకు టచ్లోకి వస్తారో అర్థమైతే లేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా ఇప్పటి వరకు అటువంటి చరిత్ర ఎప్పుడూ లేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యేని ముట్టుకునే సాహసం ధైర్యం కూడా ఇంకోసారి చేయొద్దని చెప్పి తెలియజేస్తున్నా. మా ఒక్క ఎమ్మెల్యేను ముట్టుకుంటే బిడ్డ 48 గంటల్లో నీ ప్రభుత్వం కూలిపోతానని తెలియజేస్తున్నా. మేము హుందాగా ఉన్నాం. ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి మ్యాండేట్ కి गौरविस्तुन्न। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बीजेपी के रुकन असेंबली महेश्वर रेड्डी की जानिब से कांग्रेस हुकूमत को गिरा देने की दी गई धमकी पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए चैलेंज किया कि कांग्रेस हुकूमत गिराने से कबल कांग्रेस को सिर्फ हाथ लगाकर दिखाएं। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने महेश्वर रेड्डी के उस बयान की शदीद मजम्मत की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी अपने दरवाजे खोल देती है तो ऐसे में कांग्रेस हुकूमत गिर जाएगी।
पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवाम की जानिब से मुंतखब होने वाली हुकूमत को कोई भी धक्का नहीं लगा सकता। अगर ऐसा करने की कोशिश की जाती है तो हम किसी भी चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने महेश्वर रेड्डी से सवाल किया कि कांग्रेस की हुकूमत गिर जाने के दावे किए जा रहे हैं या आप नुजूमी हैं जो मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुज़िश्ता 10 साल से इस मुल्क पर हुक्मरानी की है। इन 10 सालों में बीजेपी ने कौन से अच्छे काम किए हैं इसकी आवाम के सामने वजाहत करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी को तेलंगाना की तश्कील पर पहले से ही एतराज़ था और वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी कई मरतबा तेलंगाना की तश्कील की तौहीन की थी। ऐसे में बीजेपी के कायदीन को तेलंगाना से मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत नहीं है। పాడిందే పాట పాస్పర్ల ఏంటది దాసరి అని నిన్నటి దాకా చాలా మంది నాయకులు వాడినరు. ఇవాళ కొత్తగా వీళ్ళది గానం షురువైంది. రాని చూద్దాం. కాంగ్రెస్ టచ్ చేసి చూడమనండి. ప్రజలతో ఎన్నికబడ్డ ప్రజాపాలన ఎన్నికై 100 రోజుల్లోనే అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకొని పోతున్న ప్రభుత్వం. చేతనైతే ప్రజల దగ్గరకు 10 సంవత్సరాల్లో మేమేం చేసినాం, కేంద్రం నుంచి విభజన హామీలు అమలు చేసినామా, తెలంగాణ ఏర్పాటు మీద ప్రధానమంత్రి స్వయంగా తెలంగాణ ఏర్పాటు పట్ల అవహేళనగా మాట్లాడితే అది తప్పు అని చెప్పగలిగే ధైర్యం మగతనం ఉందా? అవన్నీ లేకుండా ఊరికేనే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన అంశం మీద మాట్లాడితే అది వాళ్ళకే తెలుసు. ఎట్లా తెలిసిందో జరి చెప్పమనిలో కదా, అదే చెప్పబ్బా ఎట్లా చేసి ఊరికే అంటే ఒక మాట మాట్లాడితే జ్యోతిష్యం చదవలే నాకు తెలిసి, ఆయన జ్యోతిష్యం చదవలే. మళ్ళొక్కసారి సందర్భంగా నేను గౌరవ కేటీఆర్ని కోరుతా ఉన్నా, బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి ఏదైనా మాట్లాడే ముందు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పార్టీ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ा बीआरएस हुकूमत बदनवानियों और मुनज़्ज़म लूट मार में मुलविस थी। हफ्ते को गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निजामुद्दीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरबराही में साबिक़ा बीआरएस हुकूमत ने इंतखाबी बॉन्ड्स के ज़रिए फ़ोन टैपिंग के साथ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का एक वसी जाल बुना था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंतखाबी बॉन्ड्स के ज़रिए बीआरएस को डोनेशंस खालिस बदनवानी या उसूली का नतीजा है। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि बीआरएस हुकूमत ने ताजिरों और अफराद को निशाना बनाने के लिए फ़ोन टैपिंग का इस्तेमाल किया और उन्हें ब्लैकमेल करते हुए उन्हें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीद कर पार्टी को करोड़ों रुपए देने पर मजबूर किया। कोरोना वायरस कोविड-19 में रेमडेसिविर एक इंजेक्शन हेट्रो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले मैन्युफैक्चर किए। उस इंजेक्शन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। उसका कॉस्ट जो है 3,490 रुपये था, लेकिन ह्यूज डिमांड की वजह से 60,000 रुपये में एक इंजेक्शन बेचा गया। उस वक्त क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए तकरीबन 6 लाख रुपये जो है उनके ट्रीटमेंट के लिए स्पेंड करने की ज़रूरत पड़ी। एक तरफ जो है आवाम जो है ज़िंदगी और मौत के बीच खेल रही थी, दूसरी तरफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है 100 करोड़ रुपए की लूटी करके आवाम को जो है ना गुमराह करते आ रहे थे। अक्टूबर 2021 में इनकम टैक्स वाले रेड करे तो 550 करोड़ जो है अनअकाउंटेबल अकाउंट मिला, जिसमें 142 करोड़ जो है कैश भी जो है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज करी। बीआरएस हुकूमत को उस वक्त की बीजेपी हुकूमत को ये चाहिए था कि जो है इस पर कंट्रोल लाए। 3,490 रुपये का जो इंजेक्शन है उसको 60,000 रुपये में जब बेच रहे थे तो उस पर इमीडिएटली उस पर बैन लगाना चाहिए था, उस रोक लगाना चाहिए था। लेकिन वो रोक लगाना छोड़कर जो है ना वो लोग उस प्रॉफिट के हिस्सेदार बने और बीआरएस और बीजेपी जो है ना ऑर्गेनाइज लूट करें। तकरीबन 120 करोड़ रुपए का डोनेशन अप्रैल 2022 और जुलाई 2023 तक जो है बीआरएस पार्टी को हेट्रो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले डोनेशंस दिए। इसके अलावा 70 करोड़ रुपए पार्था सारथी रेड्डी जो कि चेयरमैन हेट्रो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने 70 करोड़ रुपए बीआरएस को डोनेशन दिया और उसके बदले बीआरएस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा मेंबर को नॉमिनेट किया। इसके अलावा कोविड-19 की अगर हम हकीकत को जाने तो आज भी अगर हम याद करें तो दिल जो है ना घबरा जाता, लोग परेशान हो जाते कि भाई ऐसा मौका ऐसा वबा कभी नहीं आना।
उस वक्त हम बोलते थे कि जो है ना केसीआर जो है एक डिक्टोरियल हुकूमत चला रहे, बल्कि कंप्लीट अपोजिशन को ख़त्म कर दिए थे। लेकिन हकीकत में यह है कि वो डिक्टोरियल हुकूमत नहीं बल्कि एक एक्सटॉर्शन गैंग की तरह, एक ऑर्गेनाइज लूट की तरह जो है ना केसीआर अपनी हुकूमत चला रहे थे। कांग्रेस पार्टी पावर में आते ही फ़ोन टैपिंग को इंक्वायरी कराया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इंस्ट्रक्शंस दिया कि जो है जितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स हैं उन तमाम इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट करो। पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट करते ही इसका कंप्लीट करप्शन जो है ना बाहर निकला। अब आप कामारेड्डी म्यूनिसिपल चेयरपर्सन निट्टू जानवी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद को कामयाबी के साथ मंजूर कर लिया गया, जिसके नतीजे में बीआरएस को चेयरपर्सन के ओहदे से हटा दिया गया। कांग्रेस काउंसलर गड्डम इंदुप्रिया को नए इंचार्ज चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया गया। कांग्रेस पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद उस वक्त पेश की जब बीआरएस पार्टी के काउंसलर्स ने अपने ही चेयरमैन जानवी के खिलाफ बगावत की। बीआरएस के 9 काउंसलर्स ने कांग्रेस पार्टी की अदम तहरीक के एतमाद की इस तहरीक की हिमायत की और 49 काउंसलर्स में से 27 ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की। 16 अरकान के रह जाने के बाद बीआरएस पार्टी को 9 बीआरएस काउंसलर्स के खिलाफ बगावत की वजह से बड़ा धक्का लगा। बीजेपी के 6 काउंसलर्स इस अदम एतमाद के वोट के लिए गैर हाजिर रहे। इसके बाद तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करने वाले बीआरएस के नुमाइंदे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। अदम एतमाद की तहरीक मंजूर होने के बाद म्यूनसिपल काउंसलर्स ने साबिक वजीर और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुलाकात की। इस मौके पर बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां अक्सर बीआरएस कायदीन पर बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाती रही हैं। यहाँ तक कि बीआरएस के काउंसलर्स ने भी इन बेज़ाब्तगियों की शिकायत की थी और चेयरपर्सन को तब्दील करने पर इसरार किया था। शब्बीर अली ने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी कामारेड्डी टाउन में बदउनवानी से पाक हुक्मरानी फराहम करने पर तवज्जो देगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि ज़मीनों पर कब्ज़ों को रोका जाएगा और बगैर रिश्वत के तमाम हाउस परमिट्स दिए जाएंगे। बीआरएस सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दौरे अजला के शेड्यूल का ऐलान हो गया है। चंद्रशेखर राव रियासत में खुश्कसाली और गैर मौसमी बारिश से तबाह होने वाली फसलों का मुआयना करने के लिए 3 अजला सूर्यापेट, नलगुंडा और जनगांव का दौरा करने वाले हैं। बीआरएस जराये ने बताया कि इतवार को चंद्रशेखर राव अपने अजला का दौरे का आगाज़ करते हुए मुतासरा किसानों से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक इतवार की सुबह 8:30 बजे साबिक चीफ मिनिस्टर एर्रावली के अपने फार्म हाउस से बजरिए सड़क जनगांव के लिए रवाना होंगे, जहां वो जनगांव के धरावत तांडे में 10:30 बजे दिन पहुंचेंगे और वहां खुश्कसाली से तबाह होने वाली फसलों का मुआयना करेंगे। 11:30 बजे वो सूर्यापेट ज़िले के तुंगतर्ती मंडल, एरावली मंडल, सूर्यापेट रूरल मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत का दौरा करेंगे और शदीद धूप और पानी ना मिलने की वजह से तबाह होने वाले खेतों का मुआयना करेंगे। दोपहर 1 बजे सूर्यापेट रूरल मंडल के लिए वो रवाना होंगे। इस तरह शाम तक वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना पुलिस ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ इल्ज़ाम पर कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति के.टी. रामाराव के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया है। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस हाईकमान को 2,500 करोड़ रुपए रवाना करने का इल्ज़ाम लगाया था। एक कांग्रेस लीडर की शिकायत पर हनमकुंडा पुलिस स्टेशन में एक 0 एफआईआर दर्ज कर लिया गया, जिसे हैदराबाद में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया गया। कांग्रेस लीडर श्रीनिवास राव ने हनमकुंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। केटीआर के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 504 और 505 के तहत केस दर्ज किया गया। मंगल को बीआरएस कायदीन के इजलास को मुखातिब करते हुए केटीआर ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि रियासत में ताजरीन से जबरी रकूमात वसूल करते हुए उन्हें दिल्ली हाईकमान को रवाना किया जा रहा है। कारगुजार सदर बीआरएस ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया था कि रेवंत रेड्डी ने पहले ही आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के लिए दिल्ली को 2,500 करोड़ रुपए रवाना कर दिए हैं। संगारेड्डी के रुकन असेंबली सी प्रभाकर ने बीजेपी के सीनियर लीडर व मेदक पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार रघुनंदन राव के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और जिला कलेक्टर व एसपी से शिकायत की है। उन्होंने रघुनंदन राव की जानिब से साबिक वजीर हरीश राव और बीआरएस के उम्मीदवार वेंकट राम रेड्डी के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर यह शिकायत दर्ज कराई। बीआरएस के रुकन असेंबली प्रभाकर ने अपनी शिकायत में कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार रघुनंदन राव ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। उनके इल्ज़ामात से बीआरएस के कायदीन की शबिया मुतासिर हुई है, इसलिए बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई करने की इलेक्शन कमीशन और ज़िले इंतज़ामिया से उन्होंने दरख्वास्त की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ रघुनंदन राव ने फ़ोन टैपिंग मामले पर बयान देते हुए कहा था कि इस मामले में केसीआर और हरीश राव का अहम रोल था। उनकी ईमा पर ही पुलिस ओहदेदारों ने मुख्तलिफ अफराद के फ़ोन टैप किए। उनके इस बयान के बाद बीआरएस के रुकन असेंबली ने इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत दर्ज कराई।
तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस लीडर कोपुला ईश्वर ने किसानों के मफाद में 36 घंटों की भूख हड़ताल शुरू की है। उनका कहना है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत को आबपाशी की ज़रूरियात के लिए दरकार पानी की अदम सप्लाई के नतीजे में किसानों की फसलों के खुश्क होने की कोई परवाह नहीं है। ये भूख हड़ताल पेद्दापल्ली में बीआरएस भवन में शुरू की गई है, जो इतवार की रात 8 बजे तक जारी रहेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए कोपुला ईश्वर ने कहा कि कांग्रेस के 3 माह के दौरे हुकूमत में किसानों को मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा। అందుకే బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్దపల్లి జిల్లా పక్షాన ఈ నియోజకవర్గంలో కావచ్చు, మంత్రి ప్రాంతంలో కావచ్చు, అదేవిధంగా రామగుండం ప్రాంతంలో కావచ్చు, ధర్మపురి ప్రాంతంలో కావచ్చు, యావత్తు పెద్దపల్లి జిల్లా పరిధిలో అనేక వేల ఎకరాలలో ఇప్పటికే పంటలు ఎండిపోయినటువంటి పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రత్యక్షంగా మేము పరిశీలించి రైతులతో మాట్లాడి వాళ్లకు ధైర్యం చెప్పి మీ పక్షాన మేము నిలబడతాం, మీ పక్షాన మేము పోరాడతామని చెప్పేసి ఈరోజు 36 గంటల రైతు నిరసన దీక్షను చేపట్టడం జరిగింది. మరి ఈ నిరసన దీక్షతోటైనా ప్రభుత్వం కదలి వచ్చి మిగిలినటువంటి పొలాలను నీళ్లిచ్చి కాపాడాలి. ఎండిపోయినటువంటి పొలాలకు ఏవైతే ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం, 25,000 రూపాయల నష్టపరిహారం ఒక ఎకరాకు చెల్లించి ఆ రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఈ యొక్క నిరసన దీక్ష. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सरकारी क़यामगाह के सामने कांग्रेस के कारकुन ने खुदकुशी की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दोपहर रेवंत रेड्डी की सरकारी क़यामगाह के सामने एक नौजवान अपने जिस्म पर पेट्रोल डीजल छिड़ककर खुद को आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान वहां तैनात पुलिस ने उसे पकड़ लिया और खुदकुशी जैसे इंतहाई इकदाम से बाज रखा। इस नौजवान की शिनाख्त भोपालपल्ली के कांग्रेस कारकुन कृष्णा सागर की हैसियत से हुई। उसने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पार्टी में शामिल होने वाले नए अफराद को अहमियत दे रहे हैं, पार्टी के पुराने कारकुनों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर मुलाकात का वक्त भी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने वाजे किया कि उन्होंने रियासत की तरक्की और मरकज़ के ताउन के लिए बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया है। चंद्रबाबू नायडू ने नेल्लूर जिले के उदयगिरी के जलसे-आम से खिताब करते हुए वाजे किया कि हम दिखाएंगे कि फलाह और तरक्की का मतलब क्या है। ये निशानदेही करते हुए कि तेलुगुदेशम पार्टी रियासत के मफाद के लिए एनडीए में शामिल हुई है। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत के गलत कामों से रियासत को बचाने के लिए तमाम जमातें मुत्तहिद हुई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत पर 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, इसको अदा करने और रियासत की तरक्की की ज़रूरियात है। तेलुगुदेशम हुकूमत की जानिब से आवाम की ज़िंदगियों में रोशनी लाने का काम किया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने मीरपेट पुलिस स्टेशन के एक सब इंस्पेक्टर को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब वह एक शख्स से बतौर रिश्वत 10,000 रुपये तलब और कबूल कर रहा था। एसीबी के ज़राए ने बताया कि सब इंस्पेक्टर बी साइदुल्लू ने एक रियल एस्टेट डीलर के खिलाफ दर्ज शिकायत पर कार्रवाई न करने के लिए रिश्वत की रकम कबूल की थी। शादी के चंद घंटे बाद एक दुल्हन की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम ज़िले के डिब्बा गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 20 साला अखिला की जुमे की रात 10 बजे शादी अंजाम पाई। शादी की तकरीब और दीगर रसूमात मुकम्मल होने के बाद दोनों खानदानों के रिश्तेदार और अफराद अपने अपने घरों को लौट गए थे। इस दौरान दुल्हन अखिला काफ़ी सुस्त नज़र आ रही थी और उस पर नींद का गलबा भी दिखाई दे रहा था। शादी के मंडप के नीचे बिछाई गई कुर्सियों पर अखिला कुछ देर बैठ गई। इस दौरान वो बेहोश हो गई। घर वालों ने उसे फौरी तौर पर बेहोशी के आलम में करीब के दवाखाना मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। फौरी तौर पर दुल्हन की मौत की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। इस वाक़े के बाद दोनों खानदानों में अचानक गम की लहर दौड़ गई और शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके राजेंद्र नगर में नारियल के ताजिर और उसके साथियों ने जीएचएमसी के अमले पर पथराव किया। इस ताजिर को मशवरा दिया गया था कि वो सड़क के किनारे फुटपाथ पर नारियल का कारोबार ना करे, लेकिन जब उन्होंने बल्दी अमले की बात मानने से इनकार कर दिया तो बल्दी अमले ने नारियल को जब्त करने की कोशिश की, जिस पर बरहम होकर ताजिर और उसके साथियों ने बल्दी अमले पर पथराव किया। इस वाक़े के सिलसिले में मुतासिरा अमले ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद में हलीम के मसले पर हुए झगड़े में बाज़ अफराद जख्मी हो गए। कल रात इलाके की मशहूर होटल में यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब होटल के मालिक ने इल्ज़ाम लगाया कि ग्राहक ने हलीम ले ली, ताहम उसकी रकमी अदायगी नहीं की, जबकि ग्राहक ने दावा किया कि उसने रकमी अदायगी कर दी है। इस मसले पर हुई बहस और तकरार ने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली और इस झगड़े में बाज़ अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँच गई, जिसने सूरत हाल को काबू में किया और जज्बात को सर्द किया। ఇయ్యాలి ఏం పీకుతున్నావు మళ్ళీ వచ్చిర్రు ఏం పీకుతున్నావు పైనుంచి తీసి పంపించాలి कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हफ्ते को कहा कि कांग्रेस रोजगार के मौके बढ़ाने, एंटरप्रेन्योरशिप को काबिल बनाने और नौजवानों की उमंगों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाकर एक रोजगार इनकलाब का आगाज करेगी। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस इस बात की जमानत देती है कि नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख से रोशन हो जाएगा। उन्होंने युवा न्याय की जमानत का अदा किया, जिसे पार्टी ने इख्तिदार में आने की सूरत में नाफिज करने का वादा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि कांग्रेस पार्टी यूथ जस्टिस गारंटी के जरिए रोजगार इनकलाब लाएगी। हम रोजगार के मौके बढ़ाने, एंटरप्रेन्योरशिप को फ़ाल करने और अपने नौजवानों के ख्वाबों और उमंगों को पूरा करने के लिए ठोस इक़दाम करेंगे। खड़गे ने अपनी पार्टी की तरफ से दी गई जमानतों को युवा न्याय करार दिया। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए हुकूमत पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान आवाम को सुकून मिलने के बजाय बेरोजगारी, महंगाई और माली तंगी का बोझ मुसलसिल बढ़ा है, तो बीजेपी हुकूमत आवाम को कर्ज के दलदल में क्यों धकेल रही है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वजारत खजाना का कहना है कि हुकूमत हिंद मौजूदा माली साल में 14 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज लेने जा रही है। क्यों? आज़ादी से लेकर 2014 तक 67 सालों में मुल्क पर कुल खर्च 55 लाख करोड़ रुपए था। पिछले 10 सालों में सिर्फ मोदी हुकूमत ने इसे बढ़ाकर 205 लाख करोड़ रुपए कर दिया। उनकी हुकूमत ने पिछले 10 सालों में तकरीबन 150 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। आज मुल्क के हर शहरी पर औसतन 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। ये पैसा कौम की तामीर में किस तरह इस्तेमाल हुआ। मुख्तार अंसारी को हफ्ते को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी खबर यूसुफपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में तैयार की गई थी। मुख्तार अंसारी की नमाज जनाजा में अफजल अंसारी के साथ उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी का पूरा ख़ानदान मौजूद था। मुख्तार अंसारी को हफ्ते की सुबह तकरीबन 10:35 पर यूसुफपुर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी खबर उनके वालिदैन के कबूर के पास बनाई गई। उनके जनाजे में हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान साबिक़ वज़ीर अमीका चौधरी और SP के कई लीडरों ने शिरकत की। मुख्तार अंसारी की नमाज जनाजा सुबह तकरीबन 9:55 पर अदा की गई। हिंदुस्तानी बहरिया ने ईरानी माहीगिरों के जहाज़ अल खुम्बर और उसके अमले के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले 23 पाकिस्तानी शहरियों को बचा लिया, जिन्हें बहरिया अरब में कज़ाकों ने यरगमाल बना लिया था। अफसरान ने ये मालूमात फराहम की। बहरिया के तर्जुमान की तरफ से जारी करदा एक सरकारी बयान के मुताबिक हिंदुस्तानी बहरिया की माहिरीन की टीम माहीगिरी के जहाज़ की मुकम्मल जांच कर रही है, ताकि उसे महफूज इलाके में ले जाकर माहीगिरी के काम का दोबारा अहिया किया जा सके। हिंदुस्तानी बहरिया ने जुमे की शाम देर के कहा कि वह एक यरगमाल बनाए गए माहीगिरी के जहाज़ को बचाने के लिए ऑपरेशन में मसरूफ़ थी, जिस पर मुबैना तौर पर 9 मुसल्लह कज़ाक और उसका अमला सवार था।
महकमे मौसमियात ने बताया कि जुमे को आदिलाबाद में आज़म तरीन दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हत्ता कि अजला आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामबाद, करीमनगर, भद्रादरी, उत्तरगुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, विखाराबाद, संगारेड्डी और कामारेड्डी में कहीं कहीं 1 अप्रैल को गर्मी की लहर बरकरार रह सकती है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि इस किस्म की सूरत हाल तवक्को है कि 2 अप्रैल को भी कुछ अजला में बरकरार रहे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।